आप सभी का मैथ बाय संदीप सर पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति 2020 इसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गई है। और दोस्तों, लोकसभा व राज्यसभा से पास कराने के बाद राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 ये पूरी तरीक़ा से लागू हो जाएगी पूरे देश में। दोस्तों, तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जितने भी हमारे भाई हैं वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो भारत का जिसमें आप बैठने वाले हैं, या फिर आप एग्ज़ाम भी नहीं दे रहे हैं, या फिर आप क्या है कि आप पढ़े लिखे हैं, या आपके बच्चे को आगे चल के आप पढ़ने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुई है, बट कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मेरा ऐसा मानना है कि ये लागू भी कन्फर्मली हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि इस नई शिक्षा नीति के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसके सबसे पहले जो हमारी पुरानी, जिससे हम पढ़े हुए हैं या जिससे आप पढ़े होंगे या जो अभी भी पढ़ रहे होंगे बच्चे, वो शिक्षा नीति क्या थी हमारी? वो शिक्षा नीति पुरानी शिक्षा नीति थी जो हमारी 1986 में लागू हुई थी दोस्तों। 1986 में लागू होने के बाद दोस्तों, उसके बाद 1992 में उसमें क्या करा गया दोस्तों? बस अपडेट करा गया। उसके बाद से हमारी 34 साल से यही पुरानी शिक्षा नीति चली आ रही थी दोस्तों। तो दोस्तों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी जैसे हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, या फिर सभी ने मिलकर क्या करा कि मतलब इंडिया को इस तरीक़ा से नई शिक्षा नीति बनाने की कोशिश करी कि जिससे स्टूडेंट्स का काफ़ी लॉस ना हो। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि 10+2 हमारा ही शिक्षा, मतलब पुरानी जो पद्धति चलती आ रही थी 10+2 थी। उसमें क्या था 10+2 में मैं बता देता हूँ, आप यहाँ नज़र देखेंगे 10+2 हमारी चलती थी। अब इसको ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। पहले 10+2 थी, अब इसको ख़त्म कर दिया गया है। इसमें क्या होता था दोस्तों, जैसे कि आपने 10वीं पास करी, आपने 10वीं तक सारे सब्जेक्ट पढ़े, मैथ पढ़ा, हिंदी पढ़ी, इंग्लिश पढ़ी, सामाजिक विज्ञान पढ़ा, मतलब सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े। और उसके बाद होता क्या था कि जैसे ही आप 11th में जाएंगे, 11th जाने के बाद आपके सामने ऑप्शन रख दिया जाता था कि भाई या तो आप साइंस साइड ले लो, या फिर आप आर्ट साइड ले लो, या फिर आप एग्रीकल्चर ले लो, या फिर आप बैंकिंग से रिलेटेड मतलब कॉमर्स ले लो। तो आप क्या थे कि आप उसमें बंध जाते थे। अगर कोई बंदा, किसी का इंटरेस्ट है पॉलिटी पढ़ने में, मतलब पॉलिटिकल साइंस पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है, सामाजिक विज्ञान पढ़ने में उसका इंटरेस्ट है, लेकिन उसका इंटरेस्ट दोस्तों मैथ में भी है, तो होता क्या था, या तो उसको मैथ मतलब छोड़ना पड़ता था, या उसको सामाजिक विज्ञान छोड़ना पड़ता था। मतलब एक स्ट्रीम वाइज, मतलब हमारी जो शिक्षा चल रही थी स्ट्रीम वाइज 10+2, अगर आप 12th की बात करें तो अब उसको ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। अगर आप 10th पास करते हैं, अगर आप 11th में जाते हैं, 11th में जाने के बाद अगर आप संस्कृत भी लेना चाहते हैं और संस्कृत के साथ आप रसायन विज्ञान भी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ले सकते हैं कि आप एकदम फ्री हैं उस चीज़ के लिए। तो इसी तरीक़ा से सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पहले क्या था, अभी तक क्या चल रहा था कि जो रटने वाली विद्या थी उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। जैसे कि आपने 12th पास करी, आपके परसेंटेज आए 70%, और एक आपका दोस्त है जिसके परसेंटेज आए 85%। तो दोस्तों, अगर आप दोनों कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाओगे, या BSc में, BTech में, या किसी में भी, तो दोस्तों होता क्या था कि परसेंटेज बेस्ड पे हमारी कट ऑफ लगती थी। जिसके परसेंटेज कम रह गए हैं, सपोज करो आपने 12th का एग्ज़ाम दिए और आपकी परसेंटेज कितनी आई, 70 आई, लेकिन आपकी 85 आ सकती थी, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने गए तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी, आपके एग्ज़ाम टाइम पे आपको फीवर आ गया, तो दोस्तों वो एग्ज़ाम आपके फ्यूचर में भी आपको नुकसान दे रहा है कि उस टाइम पे आप बीमार पड़ गए। तो ऐसी एजुकेशन पॉलिसी हमारी चलती हुई आ रही थी, पुरानी शिक्षा नीति थी। अब उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है दोस्तों। अगर कोई बंदा है 60% भी वो 12th में ला रहा है, तो दोस्तों और एक 85 ला रहा है, तो दोस्तों दोनों का ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए दोस्तों CET का टेस्ट होगा, जो उसको क्वालिफाई करेगा, उसके मार्क्स 12th में जोड़ के तब दोस्तों कट ऑफ लगेगी, तब उसको एडमिशन मिलेगा ग्रेजुएशन में। ये फ़ायदे हैं जो मैं बता रहा हूँ नई शिक्षा नीति से। मतलब पूरा एकदम डिटेल में चर्चा करेंगे आपके साथ। आप 30 से 40 मिनट की ये वीडियो जाएगी, एकदम आपके दिमाग में एक एक बात आपके दिमाग में घुस जाएगी, और आप फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताएंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है, इसका मतलब आप इसके सपोर्ट में हैं या फिर आप इसके अगेंस्ट में हैं, क्योंकि होने वाला तो कुछ है नहीं, लेकिन आप अपनी राय ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में। जो भी आपकी राय हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अच्छे से, आप अपनी राय दें कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं, या और इसमें क्या क्या हो सकता था।
ठीक है दोस्तों। और एक सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें ये हुआ था कि सपोज करो आपने बीए में एडमिशन ले लिया या बीटेक में आपने एडमिशन ले लिया, बीटेक में गए आपने 12th के बाद आपने एडमिशन ले लिया बीटेक में, और जाने के बाद क्या हुआ कि आपने फर्स्ट ईयर कर ली और सेकेंड ईयर में आप गए, तो सेकेंड ईयर में जाने के बाद तो आपके पास फाइनेंस प्रॉब्लम होगी, तो आपको बीच में से अपनी बीटेक छोड़नी पड़ी। तो आप बीटेक छोड़ के क्या किया, आपने आप जॉब करने के लिए चले गए। तो दोस्तों जो आपकी 2 साल बीटेक की थी वो भी आपकी ख़राब हो गई और जितनी भी आपकी फीस गई थी वो भी ख़राब हो गई पुरानी शिक्षा नीति के अनुसार। लेकिन दोस्तों अब क्या किया जाएगा, अगर कोई पर्सन है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेता है, सपोज करो मैंने बीटेक में 1 साल बीटेक कर ली और उसके बाद मेरा मन करा कि भाई मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, तो मैं भाई साहब 2 साल जॉब करने के बाद भी आके मैं फिर से वहीं से सेकेंड ईयर से बीटेक स्टार्ट करूँगा। तो ये मल्टी एंट्री एंड मल्टी एग्जिट सिस्टम भी लागू किया गया है दोस्तों, मतलब लागू नहीं किया गया है, कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है दोस्तों, इसमें मल्टी कोर्सेज भी एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपने बीए में एडमिशन लिया, 12th पास करी और आप पहुंच गए किसी कॉलेज में, और आपने बीए में एडमिशन ले लिया, बीए में एडमिशन लेने के बाद और जैसे ही बीए में 1 साल आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जैसे ही 1-2 महीने का गैप मिला, आप चले जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए कि भाई 2-3 महीना जॉब करता हूँ कहीं जाने के बाद। तो जैसे ही आप जाएंगे वहाँ इंटरव्यू देंगे किसी कंपनी में, तो आपसे उस कंपनी का जो भी एचआर होगा या जो भी आपकी जॉब लगवा रहा है, तो वो आपसे बोलेगा कि भाई जो तू बीए कर रहा है ना, तो ये इस कंपनी में चलने वाली नहीं है, मतलब इस बीए का इस कंपनी से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो आपसे बोलेगा कि अगर आप बीकॉम करे हुए होते तो आपकी जॉब लग जाती। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, उस बीए को होल्ड करके जाके फिर अपना बीकॉम स्टार्ट कर देंगे, और बीकॉम स्टार्ट करके बीकॉम करके जॉब लग जाएंगे और बीए आपकी होल्ड रहेगी, फिर से आप बीए भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मतलब मुझे अच्छा लगा, मैं तो मतलब बता रहा हूँ कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, सभी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा दोस्तों, आप लास्ट तक वीडियो देखिए। तो सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपने देख ही लिया होगा और अभी कुछ दिन पहले काफ़ी चर्चा में रही है, तो मैंने सोचा कि आपको मतलब करंट से रिलेटेड भी एक वीडियो दूं। और मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं इसके 99% चांसेस हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम है ना, दिल्ली पुलिस हो या जेल वार्डर, फायरमैन, एसआई, जितने भी एग्ज़ाम हैं, क्योंकि दोस्तों 34 साल बाद कुछ ऐसा हुआ है, मतलब हर 10 साल में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, आप भी मतलब हर 5 साल में चेंज हो जाती हैं। लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी, जो हमारी नई शिक्षा, पुरानी शिक्षा नीति जो चल रही थी, जो अब नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों, वो 2020 में आई है, कहाँ 1986 और कहाँ 2020। तो आप इनको जोड़ेंगे तो 34 साल का गैप निकलेगा बीच में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, एजुकेशन पॉलिसी हमारी क्या है। अब ठीक है, वीडियो लंबी जाए कोई सुनिए, लेकिन वीडियो पूरी देखना, नोट्स बना के, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आपसे कोई भी पूछ लेता है, आपके घर वाले या फिर आपके कोई पड़ोसी, कि भाई आप पढ़ रहे हो, हाँ तो बताइए भैया ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति जो सुनने में आ रही है, क्या है ये, किस तरीक़ा से बदलाव करे गए हैं, बोल रहे हैं इंग्लिश ख़त्म हो जाएगी, तो आप उनको डिटेल में बता सकते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो आपको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा। तो देश में जो भी हमारे देश में जो भी कोई नई करंट की कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे अभी अयोध्या का राम मंदिर की मतलब नींव रखी गई है 5 अगस्त को, तो आप उसके बारे में भी जानकारी जुटा लीजिए ताकि आपको जानकारी रहे। आप भारत के नागरिक हैं, आपको जानने का आपका मतलब अधिकार बनता है यार, अपना थोड़ा बहुत अपने देश के बारे में जानिए। ये नहीं कि आप बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, उस चीज़ से मतलब रख रहे हैं। देश में क्या चल रहा है, आप स्टूडेंट हैं, आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तब तक तो रखिए। अगर आपकी जॉब लग जाती है उसके बाद आप छोड़ भी दीजिए कि आपको हाँ जीके वीके से कोई मतलब नहीं, आप अपनी जॉब पे फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति हमारी क्या है। तो मैं इसको 3-4 मतलब कैटेगरी में बताऊंगा। पहले इसकी हिस्ट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद करंट से रिलेट करके बताऊंगा, फिर उसके बाद आगे चल के और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, नई शिक्षा नीति का हमारा इतिहास क्या रहा है। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले हिस्ट्री मैंने लिखा हुआ है। हिस्ट्री का मतलब है कि ये कोई इतिहास वो नहीं है जो आप इतिहास पढ़ते हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिस्ट्री के बारे में कुछ 2-3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। इनको आप लिखेंगे अपनी कॉपी में, नोट करेंगे और मेरे साथ समझेंगे। देखिए, सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, मतलब ये सबसे पहला पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, ये तो आपको याद ही रखना है कि अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है सिर्फ, ये अभी लागू नहीं हुआ है पूर्णतः। लोकसभा से पास होगा बिल हमारा, राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद राष्ट्रपति सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ये पूर्णतः लागू हो जाएगा।
तो अभी आपसे कोई पूछता है कि नई शिक्षा नीति क्या लागू कर दी गई है, तो आप उनसे मना कर दीजिए, बोलिए कि भाई अभी तो कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। वैसे इसके पूरे चांसेस हैं कि ये लागू होगी डेफिनेटली। देखिए अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इससे पूर्व शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी दोस्तों। इससे पूर्व शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी। वह इस शिक्षा नीति में 1992 में अपडेट किया गया था। तो दोस्तों हमारी जो इससे पहले शिक्षा नीति बनाई गई, कभी भी आपसे पूछ लेता है कि 1986 में बनाई गई थी, लेकिन 1992 में थोड़ा बहुत इसमें अपडेट कर दिया गया था, लेकिन हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो वही चली आ रही है 1986 वाली। तो आप देखिए दोस्तों कितने सालों बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है। देखिए अब 34 वर्ष बाद मंजूरी मिली, मतलब कैबिनेट से इसको 34 वर्ष बाद मंजूरी मिली। इस नीति के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठन किया गया था। मतलब इस नीति के लिए जो ये नीति है, इसके जो ये नीति अभी बनाई गई है, जो बताई गई है इसमें क्या क्या सुधार होंगे, इसके लिए जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठन किया गया दोस्तों। इसरो के एक पूर्व प्रमुख थे। इस कमेटी बनाई गई, उन्होंने गठन कर लिया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी दोस्तों कि ये हमारी रिपोर्ट है, लीजिए। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंप दी गई, और इसको हम MHRD भी बोलते हैं, MHRD। इसके जो मंत्री हैं MHRD के, जो अभी करंट में हैं, वो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं। और इस कैबिनेट को मंजूरी दी गई। इसको लागू होने के बाद दोस्तों जो हमारा ये होगा ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया जाएगा दोस्तों। बात समझ में आई नहीं आई आपको? मतलब सबसे पहली बात कि ये अभी सिर्फ कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है। इससे पूर्व शिक्षा नीति हमारी 1986 चल रही थी। वह शिक्षा नीति में 1992 में बस अपडेट किया गया। 34 वर्ष बाद इसको मंजूरी मिली है। इस नीति के लिए जून 2017 में इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में गठन किया गया। 31 मई 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सामने इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके बाद क्या हुआ कि MHRD के मिनिस्टर हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं। इसका नाम अब शिक्षा मंत्रालय होगा दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, अब करंट के बारे में पढ़ते हैं कि करंट से रिलेटेड क्या, इसके बारे में आपको पढ़ना है। देखिए तो दोस्तों आगे चलते हैं। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें देखिए कि जो 10+2 सिस्टम था, इट मीन्स जो हमारा 10+2 सिस्टम था जिससे अभी तक हम अपनी स्कूलिंग करते थे, मतलब जो 12th तक की हम पढ़ाई करते थे, ये 10+2 सिस्टम चला आ रहा था, मतलब अभी तक जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी। लेकिन अब नई एजुकेशन पॉलिसी में क्या हुआ है कि इसको ख़त्म कर दिया गया है। मैंने आपको बताया इसको ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि इसमें बहुत सी मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हुई, जिससे कि स्टूडेंट को काफ़ी इशू होता था कि जिसमें स्टूडेंट की रुचि रहती थी, जिस सब्जेक्ट में 10वीं तक वो सभी सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन अगर वो 11th में आ गया, 11th में आने के बाद में उसको अपनी एक स्ट्रीम चुननी होती थी। जैसे आपने भी अपनी कोई ना कोई स्ट्रीम चुनी होगी, जैसे आप साइंस से पढ़े होंगे या कॉमर्स से पढ़े होंगे या एग्रीकल्चर से पढ़े होंगे या आर्ट्स से पढ़े होंगे दोस्तों, तो आपको अपनी एक स्ट्रीम चुननी पड़ी होगी। आपका 10th तक अगर मैथ में इंटरेस्ट था, अगर आपका 10th तक मैथ में इंटरेस्ट था और आपको साइंस में प्रॉब्लम होती थी, तो आपको क्या किया होगा, आपने मजबूरी में फिर आर्ट्स साइड ली होगी और आपका मैथ भी छूट गया होगा दोस्तों। तो ये सभी के साथ हुआ था, हमारे साथ भी हुआ है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों 10+2 सिस्टम को खत्म कर दिया कतई, इसका कुछ मतलब ही नहीं छोड़ा। अब देखिए नई एजुकेशन जो पॉलिसी है उसमें कौन सा जो सिस्टम लागू किया गया है, मतलब 5+3+3+4, मतलब जो हमारी पहली क्लास से और 12वीं तक की एजुकेशन होती है उसको इसमें तोड़ दिया है। 5+3+3+4 इसमें तोड़ दिया गया है, ये लागू किया गया है। मतलब अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी लागू होती है तो ये सिस्टम हमारा लागू होगा, 10+2 को खत्म कर दिया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए स्कूली शिक्षा में 10+2 को समाप्त, मतलब समाप्त कर दिया गया। ये पॉइंट आप डाल के अपनी कॉपी में नोट करेंगे। स्कूली शिक्षा जो 10+2 से होती थी, जिससे आपने करी है या आपके छोटे भाई बहन करेंगे, वो नई एजुकेशन पॉलिसी से करेंगे, ये जब लागू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वो खत्म। अगर आप मैथ के साथ इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जो हमारे जैसे खेल कूद या फिर डांस, ये सभी जो क्या है ना, ये हमारे मेन सब्जेक्ट होंगे।
अगर किसी का खेल कूद में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई लड़की है उसको डांस करना बहुत अच्छा आता है, या कोई लड़का है वो बैडमिंटन अच्छा खेलता है या क्रिकेट ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो उसका वो एक सब्जेक्ट माना जाएगा दोस्तों। अभी तक क्या होता था कि अगर स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है तो क्लास टीचर बोलता था भाई अटेंडेंस नहीं मिलेगी, क्रिकेट खेल या कुछ कर। अब ऐसा ख़त्म कर दिया गया है। जो किताबी शिक्षा थी उसको कम करके प्रैक्टिकली नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा दोस्तों, जो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। तो अगर क्रिकेट खेलने में किसी की रुचि है तो वो क्रिकेट को भी एक अपना सब्जेक्ट मान सकता है और उसी के साथ वो अपनी पढ़ाई करेगा आगे। देखिए, स्कूली शिक्षा 10+2 को समाप्त कर दिया गया है, बिल्कुल अच्छी बात है, समाप्त हो गई है। वह 5+3+3+4 प्रारूप को लागू किया गया है दोस्तों। ये जानेंगे कि होता क्या है 5+3+3+4। आपने न्यूज़ में जरूर सुना होगा, जो भी भाई बहन हमारा न्यूज़ देखता है तो क्या होगा कि उसने ये जरूर सुना होगा, लेकिन पता नहीं चला होगा कि ये क्या है। आज आप डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम 5 की बात करते हैं, जो 5 की बात करते हैं, 5 का मतलब है 5 साल। मतलब जैसे ही बच्चा 3 साल का होगा, 3 साल का होने के बाद में उसको स्कूल में बैठा दिया जाएगा, स्कूल में बैठा दिया जाएगा दोस्तों। जैसे ही वो 4 साल का होगा, 5 साल का होगा, मतलब 2 साल उसकी आंगनवाड़ी व प्री स्कूल चलेंगे दोस्तों, नर्सरी वर्सरी चलेंगे। उसके बाद 3 साल तक चलेंगे आंगनवाड़ी और नर्सरी यूकेजी जो भी चलते हैं। उसके बाद जो 2 साल बच जाएंगे आगे, उसमें वो फर्स्ट और सेकंड क्लास करेगा दोस्तों। इसका मतलब ये है कि 3 साल का बच्चा होगा, 3 साल से 8 साल का, मतलब ये जो 5 साल होंगी इसमें वो पहली और दूसरी कर लेगा, फर्स्ट और सेकंड क्लास कर लेगा, आंगनवाड़ी कर लेगा, ये सभी उनकी हो जाएंगी दोस्तों। 3 से 8 वर्ष के बच्चे के लिए, मतलब 8 साल का बच्चा होगा वो दूसरी कर लेगा, पहली और दूसरी। वो अपने आंगनवाड़ी की लाइफ भी गुजार चुका होगा और फर्स्ट और सेकंड क्लास कर लेगा दोस्तों। उसमें आपको उसमें खिलौने दिखाए जाएंगे, मतलब आपको मतलब स्कूल में आपका माहौल बनाया जाएगा एक तरीक़ा से। अभी तक क्या होता है, बच्चा मतलब फर्स्ट क्लास में है, उसको इंग्लिश पे फोर्स दिया जाता है, उसको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। और इंग्लिश की बुक अगर मैं बात करता हूँ ना, हमारे जो मैक्सिमम स्कूल्स हैं, मैं बहुत स्कूल्स में गया हूँ, जो हमारे मैक्सिमम स्कूल्स हैं ना, उसके 90% स्टूडेंट्स जो 5वीं 6वीं तक 7वीं 8वीं तक आ जाते हैं, अगर उनसे उनकी बुक लेके किसी भी एक क्वेश्चन आंसर को कोई पूछने लगे ना, वो बता नहीं पाएंगे। बस उनको इंग्लिश का रट्टा लगवाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, रट्टा लगवाया जाता है, प्लीज़ गिव मी पेन, प्लीज़ दिस। लेकिन उस रटनते वाली विद्या का कुछ होने वाला है नहीं। तो अब इसी चीज़ को ख़त्म करके किया गया है कि 5वीं क्लास तक बच्चे अपनी मातृभाषा में मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे दोस्तों। अब कोई फोर्स नहीं होगा कि सारी क्लास इंग्लिश में पढ़नी है। इंग्लिश व हिंदी को एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ा जाएगा, ना कि सभी किताबें आपकी इंग्लिश में होंगी। वो इसलिए से जोर किया गया है कि 5वीं तक बच्चे को कुछ पता नहीं होता है। उसकी मतलब अगर उसकी घर वाली जो लैंग्वेज उसकी घर की है हिंदी, अगर उसके घर में हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, तो अगर वो हिंदी में मतलब पढ़ेगा तो वो अच्छे से अपने ज्ञान को डेवलप कर पाएगा। 5वीं क्लास तक वो ठीक ठाक मतलब पढ़ने लगेगा। अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में आ रहा है, सेकंड क्लास में आ रहा है, तो उसका बैग इतना बढ़ जाता था, अब तक उसका इतना बैग बढ़ जाता था। आपके घर में भी बच्चे होंगे, किसी को बैठा के पूछ लेना, वो ढंग से आंसर नहीं दे पाएंगे अगर किसी भी बुक का। तो ये होता था, इस पुरानी एजुकेशन पॉलिसी जो थी, हमारी पुरानी शिक्षा नीति, इसी को ध्यान में रखते हुए ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है हमारी सरकार की तरफ से कि इसको ख़त्म करके 5 साल तक के जो बच्चे होंगे ना, 5वीं क्लास तक के, वो क्या है कि वो अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों 5 का मतलब आपको समझ में आ गया। स्टार्टिंग की 3 साल क्या करेगा, वो आंगनवाड़ी व प्री स्कूल में रहेगा। फर्स्ट और सेकंड 2 साल वो 2 कक्षा प्राप्त करेगा स्टार्टिंग के 5 साल में। 3 साल का पढ़ने बैठेगा वो, और 5 साल पढ़ने के बाद में वो 8 साल का हो जाएगा और सेकेंड क्लास वो कंप्लीट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आता है इस 3 का मतलब। इस 3 का मतलब है अगले 3 वर्ष। अगले 3 वर्ष कक्षा 3, 4, 5 वो करेगा, मतलब सेकंड क्लास उसने कर लिया 8 साल के ने। उसके बाद नेक्स्ट 3 साल में वो करेगा तीसरी, चौथी और 5वीं। और वो कितने साल का हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 11 साल। 8 से 11 साल के बच्चों के लिए सभी विषयों का ज्ञान करवाया जाएगा। चाहे हमारा मैथ हो, या फिर सामाजिक विज्ञान हो, गणित हो, या फिर हमारा भूगोल हो, या फिर हमारी इंग्लिश हो, या फिर हमारी हिंदी हो, तो सभी विषय का ज्ञान कराया जाएगा दोस्तों। तो इसका मतलब हो गया कि 8 से 11 साल के बच्चों के लिए मतलब 3, 4, 5 3 क्लास इसमें पढ़ेगा। फिर जो नेक्स्ट 3 आता है, इसका मतलब है अगले 3 साल 6, 7 व 8, मतलब 6वीं, 7वीं और 8वीं करेगा वो नेक्स्ट 3 साल में दोस्तों। और इसमें कंप्यूटर, पेंटिंग, म्यूजिक आदि की शिक्षा मिलेगी। मतलब जब बच्चा कहाँ आएगा,
जब बच्चा यहाँ से 5वीं से 6ठी में आएगा ना, 6ठी 7वीं 8वीं, इसमें कंप्यूटर, पेंटिंग और खेलकूद इन सभी का मतलब ज्ञान उसको कराया जाएगा दोस्तों। तो अब देखिए कि कितना मतलब सीक्वेंस वाइज मतलब बच्चों को मतलब बताई जा रही हैं चीज़ें, जिससे कि वो आसानी से समझेंगे, उससे उनका मतलब विकास कर सकेंगे, मतलब बहुत ही उनका दिमाग डेवलप होगा। ये नहीं है कि वो रटंती विद्या चल रही है, बस लिखवा दिया बोर्ड पे, या फिर बुक इतनी महंगी महंगी आती हैं 500-500 रुपये की, बस बच्चे को बता देते हैं कि भाई अगर ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं तो इसमें भाई साहब पुअर आ जाएगा, उसमें पुअर लिख देंगे। तो बच्चे को यही पता नहीं है कि ये पुअर आया क्यों है। और जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद इतनी इंग्लिश नहीं जानते, तो वो क्या करते हैं, उनकी मजबूरी होती है, बस जो काम चल रहा है वो चलने देते हैं। लेकिन दोस्तों उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बहुत बेहतरीन डिसीजन लिया गया है। बच्चों को एक सीक्वेंस वाइज, पैटर्न वाइज मतलब एक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। यहाँ बच्चे को आंगनवाड़ी की शिक्षा दी गई स्टार्टिंग के 5 साल में। स्टार्टिंग के जब 3 वर्ष उसने अपने 5 साल अपने पढ़ाई के स्टार्ट किए, 3 साल तक उसको आंगनवाड़ी व मतलब प्री स्कूल की शिक्षा दी गई। वह 2 साल तक उसे कक्षा 1 व 2 की शिक्षा दे दी। जब नेक्स्ट 3 साल में आया तो वो तीसरी, चौथी और 5वीं 3 क्लास उसने कंप्लीट करी और वो 11 साल का हो गया, उसे सभी सब्जेक्ट का ज्ञान करा दिया। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब नेक्स्ट 3 साल आएगी, अगले 3 वर्ष में कक्षा 6, कक्षा 7 व कक्षा 8 कंप्यूटर, पेंटिंग, म्यूजिक आदि इन सभी सब्जेक्टों को शिक्षा दी जाएगी। देखिए जो हमारी लास्ट स्टेज, लास्ट वाला जो लिखा हुआ है 5 आपको समझ में आ गया क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है। अब आते हैं 4 की तरफ। दोस्तों 4 क्या है, ये हमारी फाइनल स्टेज है। मतलब अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो ये 4 जो है हमारी लास्ट स्टेज है। इसमें 9th, 10th, 11 और 12th इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों। 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। और दोस्तों हो गया क्या, ये सभी जो होंगे हमारे सेमिस्टर बेस्ड होंगे। क्या होंगे, सेमिस्टर बेस्ड होंगे दोस्तों। जैसे कि 1 साल होगी तो 1 साल में जैसे 2 सेमिस्टर होते हैं। 1 साल में कितने होते हैं, 2 सेमिस्टर। अगर 10वीं में कोई स्टूडेंट है, सपोज करो वो पहले सेमेस्टर के एग्जाम दे रहा है, उसके पहले सेमेस्टर में उसकी तबीयत खराब हो गई या उसको बुखार आ गया, तो वो दूसरे सेमेस्टर में दोस्तों मेहनत करके अपनी ओवरऑल परसेंटेज को बढ़ा सकता है। जैसा कि आपने किसी ने बीकॉम किया होगा या बीसीए किया होगा, बीटेक किया होगा, तो उसमें क्या है, सेमेस्टर चलते हैं। टोटल बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं। अगर आपके 2 सेमेस्टर में स्टार्टिंग में कम आ गए या 4 सेमेस्टर में कम आ गए, अगर लास्ट के 4 सेमेस्टर में आपने अच्छा स्कोर कर लिया तो थ्रू आउट जो आपकी परसेंटेज बनेगी वो टोटल 8 सेमेस्टर से मिला के बनती है। उसी तरीक़ा से दोस्तों इसको क्या है कि स्कूली शिक्षा जो अंतिम 4 साल होगी, 9, 10, 11 व 12 की शिक्षा, ये लास्ट स्टेज होगी और सेमेस्टर बेस्ड होगी दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। उसके बाद क्या है, स्ट्रीम व्यवस्था समाप्त, वे अपनी रुचि से विषय पढ़ सकेंगे। मतलब जो स्ट्रीम थी ना, कौन सी स्ट्रीम से कर रहा है भाई तू 11th, मैं भाई 11th में हूँ, कौन सी स्ट्रीम है मेरी, बायोलॉजी है या फिर साइंस है या फिर पीसीएम है या पीसीबी है। तो एक मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में ना बहुत प्रेशर क्रिएट रहता था। घर वाले बोलते थे कि भाई वो लड़का जो बराबर वाला है वो साइंस साइड से कर रहा है तो भाई तू भी साइंस ले। तो मतलब बच्चे को जबरदस्ती प्रेशराइज करके साइंस दिवा दी जाती थी। उसका मन तो था क्रिकेट खेलने में या आर्ट पढ़ने में, उसको डायग्राम अच्छे बनाने आते थे, लेकिन उसको ज़बरदस्ती क्या किया कि बराबर वाले उसके किसी दोस्त ने साइंस ले ली तो उसके घर वाले ने उसको प्रेशर से साइंस दिवा दी। लेकिन अब ये सब चीज़ खत्म हो गई है। अगर उसका मैथ में अच्छा ध्यान है या फिर उसे पॉलिटी पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो दोस्तों वो सामाजिक विज्ञान के साथ वो अपना एक मैथ सब्जेक्ट भी ले सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सेमेस्टर बेस्ड परीक्षा होगी, स्ट्रीम व्यवस्था समाप्त, वे अपनी रुचि से पढ़ सकेंगे। कक्षा 5 तक के विद्यार्थी अब मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी मतलब ये प्रारूप बनाया गया है शिक्षा का। 5+3+3 जो ये बनाया गया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको क्या है। देखिए स्टार्टिंग की 5 साल जो होंगी, बच्चा 3 साल का होगा, जो स्टार्टिंग की 5 साल वो पढ़ेगा। 5 और 3 8 साल का हो गया। तो स्टार्टिंग की 5 साल में क्या करेगा, वो 3 साल, स्टार्टिंग की 3 साल वो आंगनवाड़ी और प्री स्कूल में गुजारेगा और दूसरी क्लास में आ जाएगा। 2 और 3 यहाँ तक बच्चा 5वीं क्लास में आ जाएगा दोस्तों। 5 और 3 8वीं क्लास में आ जाएगा। 8 और 4 12। ये हमारी लास्ट स्टेज होगी, ये हमारी मिडिल स्टेज होगी, ये हमारी प्राइमरी स्टेज होगी। इस तरीक़ा से दोस्तों काफ़ी अच्छे से मतलब शिक्षा व्यवस्था को काफ़ी अच्छे तरीके, पैटर्न ढंग से, काफ़ी मतलब सभी की एडवाइस इस पे ली गई है, तब इसको बनाया गया है दोस्तों। तो ये रहा हमारा 5+3+3+4। अब इसके बाद जो कॉलेजेस में जाएंगे, 12th करने के बाद जो स्टूडेंट कॉलेजेस में जाते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है, उनके लिए अब आगे व्यवस्था पढ़ते हैं। देखिए क्या है,
तो दोस्तों आपने स्कूली शिक्षा के बारे में पढ़ लिया है कि स्कूली शिक्षा मतलब 5+3+3+4 क्या है। तो अब आगे चलते हैं कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं, जो उनमें एडमिशन किस तरीक़ा से होगा, उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आपने 12th कर ली, 12th करने के बाद अगर आपको किसी उच्च शिक्षण संस्थान में आपको एडमिशन लेना है, आपको बीए करना है, आपको बीएससी करनी है, आपको बीटेक करना है, आपको बीसीए करनी है, आपको बीबीए करनी है, आपको कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करना है दोस्तों, अगर आपको उसमें एडमिशन लेना है, अगर हम बात करते हैं उसमें क्या प्रोसेस रखा गया है। पहले क्या होता था, अगर आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, आपने 12th पीसीएम से करी, आपको बीएससी में एडमिशन लेना है, अगर आपकी 65% है तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलना पॉसिबल नहीं होता था। उसमें क्या होता था कि कट ऑफ बहुत हाई जाती थी। जो 12th में रट के क्वेश्चनों को या लिख के बस पेपर में कर आए तो दोस्तों उनका स्कोर अगर 80% आ गया तो कॉलेजेस उनको ही लेंगे। तो मतलब माइंड जिस बच्चे ने 70% जो लेकर आया है उसके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होगा, या वो पढ़ने में ऐसा है कि उसे किताबी शिक्षा कम है और प्रैक्टिकली ज्ञान ज़्यादा है, तो उसकी परसेंटेज तो बेशक कम रहेगी और उसको क्या हुआ, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। लेकिन दोस्तों फिर भी उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, लेकिन वो फिर भी अच्छा कर जाते हैं, और जो कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं तो वो फिर भी कुछ नहीं करते। तो प्रैक्टिकली शिक्षा जिसके अंदर जितनी ज़्यादा होगी ना, वो ही इंसान मतलब कामयाब हो पाएगा आज की डेट में। तो इसको ध्यान में रखते हुए क्या करा गया दोस्तों कि एक सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रखा गया है। दोस्तों इस टेस्ट में क्या होगा कि जैसे ही बच्चे 12th पास करेंगे, इस टेस्ट को देंगे, इस टेस्ट को देने के बाद जो इस टेस्ट का स्कोर आएगा उसको बच्चे के जो 12th के जो मार्क्स हैं उसमें ऐड करके और फिर आपकी कट ऑफ लगाई जाएगी दोस्तों। तो अगर आपके 12th में मार्क्स भी कम हैं तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, आप टेस्ट में अच्छा स्कोर कर लीजिए और आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए ये बदलाव किया गया है। देखिए दोस्तों, उच्च शिक्षा प्रवेश के लिए सीईटी टेस्ट देना होगा, मतलब अगर उच्च शिक्षण संस्थान में आपको एडमिशन लेना है तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको देना होगा, सीईटी जिसको हम बोलते हैं। सीईटी प्लस 12वीं को जोड़कर उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों जो बात मैंने आपको बताई है वो मैंने लिख दी है ताकि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकें और हमेशा के लिए आप याद कर सकें। जब हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हो जाएगी परमानेंट, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल्स एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सभी बातों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन जितनी भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या लागू होने वाला है दोस्तों, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर देंगे दोस्तों कि आपको ये पॉलिसी कैसी लगी, जो आपने शिक्षा प्राप्त करी है वो अच्छी है या फिर आने वाले जो आपके बच्चे प्राप्त करेंगे या आपके जो छोटे भाई बहन प्राप्त करेंगे वो अच्छी है। देखिए ये हो गया। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है ना उसको 4 भागों में बांट दिया है। जो हमारी ग्रेजुएशन होगी, अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं तो उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। अगर कोई स्टूडेंट है उसने 1 साल कोर्स मतलब 1 साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और 1 साल के बाद उसकी कुछ भी हो गया, उसने 1 साल बाद छोड़ दी, उसकी कोई जॉब लग गई, उसने जॉब करनी स्टार्ट कर दिया और अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी, तो एक दोस्तों 1 साल करने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहले क्या होता था, बस आपको मार्कशीट मिलती थी। अगर आपने फर्स्ट ईयर में बीए कर ली और आप सेकेंड ईयर से आपने छोड़ दिया तो आपको फर्स्ट ईयर की बीए की मार्कशीट मिलती थी और वो मार्कशीट कहीं चलने वाली नहीं थी आपकी, जब तक कि आप पूरी फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपकी ये चीज़ ख़त्म कर दी है। 1 साल का कोई भी कोर्स करो आप, बीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, कोई भी कोर्स करो, 1 साल का आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा दोस्तों। देखिए अगर आप 2 साल पढ़ते हैं किसी भी कॉलेज उच्च शिक्षण संस्थान में तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा दोस्तों। 2 साल के बाद ये आप छोड़ देते हैं तो उसके बाद आप जॉब करने लग जाते हैं। अगर आप फिर से आके स्टार्ट करेंगे तो फिर वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए 3 साल करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। जो भी लोग हमारे मतलब कोई भी यूपीएससी का एग्ज़ाम देने चाहते हैं या फिर एसएससी, सीजीएल या जो भी मतलब ग्रेजुएशन बेस्ड एग्ज़ाम होते हैं, 3 साल की डिग्री लो और अपना एग्ज़ाम देने लग जाओ। जो चाहते हैं नहीं भाई हमें तो 1 साल और अपना वेस्ट करना है और हमें कुछ ना कुछ रिसर्च करनी है अपनी और आगे, तो दोस्तों उसको क्या होगा कि 4 साल करने के साथ साथ उसको एक बैचलर डिग्री तो मिलेगी ही, उसके साथ एक रिसर्च का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको ग्रेजुएशन को 4 भागों में किस तरीक़ा से बांटा गया है। पहली साल आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल कंप्लीट होने पे आपको डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल कंप्लीट होने के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी दोस्तों, जो आपकी डिग्री सभी एग्ज़ाम के लिए वैलिड होगी। अगर आप 1 साल और मतलब करते हैं वहाँ पर रिसर्च तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ आपको रिसर्च का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो
कितनी अच्छी बात है, आप बताइए खुशी की बात है या नहीं है? अगर खुशी की बात है तो मतलब ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं लाइक करके वीडियो को। देखिए तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। काश मैं भी अभी 4-5 क्लास में होता तो मैं सब इस एजुकेशन सिस्टम का फ़ायदा उठाता। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिससे मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है पुरानी एजुकेशन पॉलिसी से, क्योंकि मेरा भी एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें मेरा मन था, वो सब्जेक्ट मुझे अपनी स्ट्रीम की वजह से छोड़ना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही बहुत स्टूडेंट के साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, आपके जानने वालों के साथ। लेकिन आगे से अब किसी के साथ नहीं होगा, आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि एक कोर्स के से छात्र निर्धारित समय के लिए ब्रेक ले सकते हैं। इसका मतलब ये है 1 साल आपने कोर्स करा, बीए करी, और 1 साल बीए करने के बाद आपके दिमाग आया भाई चलते हैं अब तो जॉब वॉब करेंगे, आप छोड़ के चले गए। उसके बाद वापस आके फिर सेकेंड ईयर से स्टार्ट करेंगे, ना कि फर्स्ट ईयर से। अभी तक क्या होता था, अगर आपने बीए करी फर्स्ट ईयर, उसके बाद आप छोड़ के चले गए और 2 साल बाद आए तो फिर से आपको फर्स्ट ईयर करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है कि जहाँ पे आप कोर्स छोड़ के जाएंगे, निर्धारित समय के लिए ब्रेक लेके आप फिर से वहीं से अपना कोर्स स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों कितनी अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है ये तो, क्योंकि ये बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। मेरे साथ भी कॉलेज में मैंने देखे थे जो मतलब 1-1, 2-2 साल पढ़ के और चले गए, और फिर वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। दोस्तों 2 साल अपने 2-3 लाख रुपए वेस्ट करके और चले गए वो कॉलेजेस में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद देखिए, अर्थात कोई छात्र एक साथ कई कोर्स ले सकता है। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सिस्टम, अलग अलग विषयों में पढ़ाई कर सकेंगे। मतलब एक छात्र जो है वो कई विषय ले सकता है, जिसको हम मल्टी एंट्री या मल्टी एग्जिट सिस्टम बोलते हैं। दोस्तों अगर किसी का जिस सब्जेक्ट का मन पढ़ने का है वो कर सकता है। दोस्तों अगर ग्रेजुएशन में आप जाते हैं, आपका सब मन है कि भाई ग्रेजुएशन में कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, मैं अपना एक इतिहास लूँ और अपना एक पॉलिटिकल साइंस लूँ, और एक सब्जेक्ट का मेरा मन है भाई मैं तो ले लेता हूँ एक विज्ञान, तो वो भी आप ले सकेंगे दोस्तों। और अपने अनुसार आप सब्जेक्ट चुनेंगे तो दोस्तों ग्रेजुएशन के बाद अब आपको ये प्रॉब्लम ये सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई अब क्या करना है। मतलब वो आप सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। एजुकेशन पॉलिसी इस तरीक़ा से डिज़ाइन करी गई है ये, और काफ़ी जो मतलब भारत के नागरिकों के भी काफ़ी 1 से 1.5 लाख मेंबरों की इसके लिए सुझाव मांगे गए थे। तो सभी को ध्यान में रखते हुए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों 2020 हमारी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी गई है, और मैंने सारी डिटेल्स में आपको वीडियो बताई है। आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020 आपको कैसी लगी, और मैं आशा करता हूं कि आपको डेफिनेटली ये पसंद आई होगी दोस्तों, क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी की लग रही है। और मैं तो ये चाह रहा हूं कि ये कब लागू हो जाए दोस्तों, क्योंकि जो आने वाले बच्चे होंगे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो आने वाले होंगे, वो इस शिक्षा का लाभ उठा पाएंगे। उनको रटना नहीं पड़ेगा दोस्तों, उनको इन मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा जो अभी एक स्टूडेंट, एक छात्र के जी से ये बात गुजर रही होगी दोस्तों। क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिनके साथ ये सभी जो इसमें से मतलब कमियां इसकी बताई गई थी, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी, इससे काफ़ी शिकार हुए थे दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही करंट की भी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा दोस्तों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे से ऐसी मतलब वीडियोस पाने के लिए दोस्तों, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जो भी आए आपको वो मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ना किसी करंट के न्यूज़ के साथ, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।